चले जी, एक हफ्ता गुजर चुका हुआ है। ट्रंप आ गया, ट्रंप छा गया। ट्रंप ने इतने आते साथ ही दर्जनों के हिसाब से जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किए हैं और उन पे कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर जो किए हैं उनमें छेड़छाड़ भी है कानून के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जिसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में, जैसे कि इमिग्रेशन का लॉ के बच्चे पैदा हुए इस के ऊपर। तो उस सूरत में अगर माँ बाप जो है वहां के नहीं है, तो ऐसे ही घूमने फिरने आए थे, तो उनको उनके बच्चों को नेशनलिटी नहीं मिलेगी वो बाद में, ताकि अपने माँ बाप के लिए भी केस को परस्यू ना करें। इस तरह के कई फैसले और भी, जिनमें से कई लोगों का सवाल है कि किस तरह से ये जिस तरह कनाडा की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, पनामा लेक की बात कर रहे हैं, कंट्रोल वहां पे वापस चाहिए, ये सारी बात, ये ऐसे लग रहा है जैसे ट्रंप मलिक रियाज मान गया है। जैसे मतलब ये वाला प्लाट भी अंदर कर लेना और ये प्लाट भी अंदर कर लेना, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? और ये खाली ख्वाहिशें हैं कि इस पे अमल भी होगा कि सिर्फ बातें? ये जरा इसके ऊपर बताएं, आपका नॉलेज क्या कहता देखिए, पहली बात तो वो जो बच्चा पैदा होने वाले की है, वो तो है आपको जी। पता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट 14 हर अमरीकी जानता है, सबको मालूम है। उसके मुताबिक जो बच्चा भी पैदा इस जमीन पे होगा वो अमेरिकन ही शहरी कहलाएगा या उसको नेशनैलिटी होगी। तो अब सीधी बात है, आइन की एक डिसाइडेड चीज को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तो खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट जो अदालतें होती हैं वो आइन की मुहाफिज होती हैं, तो इस लिहाज से वो इसको डिसमिस कर देंगी। इतला के मुताबिक हो भी चुका है काफी स्टेट्स में। अगली बात आपने कही कि वो ये कनाडा की वाली ये वो जो जमीनें मारने का या, शौक है कि ये वाला मुल्क ये, भी अंदर कर लेना और ये ये वाला भी कर लेना, ये ये किस तरह से जो है? ये अमूमन मतलब तो भाई लोग लोगों वाली बातें क्यों कर रहे हैं ट्रम्प? अमूमन तो लोग इसको मजाक ही समझते हैं। लग भी रहा है। जाहिर मजाक ही लगता है, लेकिन हर मजाक के अंदर कोई ना कोई रियलिटी भी होती है। एक बात ध्यान में और रख। वही रियलिटी जो है ना, वो जानने की आज कोशिश करना चाह रहे हैं आपसे कि अच्छा आप अच्छा। बताइए कि वो तो असल में है क्या इसके? वो ये है कि देखें, इन दिनों कोई ऐसी हवा चली हुई है कि वो जैसे एक जमाने में कहा जाता था ना, इंडिया ग्रेटर इंडिया बनना चाहता है, या ये कहा जाता है कि इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल ग्रेटर इंडिया, ये नहीं नहीं, वाला। ग्रेटर इसराइल की भी बातें चलती हैं। इसको इसी पैटर्न पे आप समझ लें, ये ग्रेटर अमेरिका की बात है। तो वो ये है तो कि जिस तरह ग्रेटर इसराइल ना बन पाया, इस तरह ग्रेटर अमेरिका नहीं बन पाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये ये भी कहना सिर्फ चाह ख्वाहिश ही रह जाएगी? नहीं नहीं, ये कई चीजें देखें। बुश ने अपने जमाने में एक चीज पेश की थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ जी। अब लोगों ने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन मुझे उसी वक्त ट्राई किया था इसने और मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया में जो पॉलिटिकल तकसीम है, कंट्रीज बने हुए हैं, अब ये कोई हरफ आखिर तो नहीं है। एक जमाना था, आप 2 सेंचुरी पीछे चले जाएं तो आपको बहुत सारे कंट्रीज मिलेंगे नहीं जिनका वजूद ही नहीं था। तो हम्म। बात यह है कि ये दुनिया के नक्शे बदलते रहे। आप देखें ना, पाकिस्तान जब नहीं था तो 1 सेंचुरी पीछे जाएं तो ये सारा एक यूनाइटेड इंडिया होता था और सदियों क्या ये वैसे उस वक्त का नक्शा कभी जारी नहीं किया गया कि जब पाकिस्तान और इंडिया नहीं थे, तो उस वक्त नक्शा किस तरह का होता था? नहीं नहीं, कभी जारी हमने क्यों नहीं आर्काइव है। में देखा भी नहीं आप है। आप आप गूगल पे जाएं, वहां देखें करके ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया लिख तो मैप अच्छा। आपके सामने आएगा और इतना बड़ा आपको दिखेगा। और देखें एक जमाने में ग्रेट ब्रिटेन कितना हैवी था कि ऑस्ट्रेलिया से भी आगे न्यूजीलैंड है ना, मैं पाकिस्तान बैठा हूं तो 8 घंटे पहले वहां दिन चढ़ गया हुआ है जी। तो वहां सूरज होता था, तुलू होता था, और आपके अमेरिका मेक्सिको उससे आगे यानी वहां जाके गुरूब होता था। तो आप सोचें कितना ज्यादा है। एक जगह दिन है, फिर आगे दोपहर है, आगे रात है, तो उनका सूरज हर जगह ही चढ़े रहता था, गुरूब ही नहीं होता। दुनिया का एक ये भी नक्शा था। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब समझा जाना चाहिए। अब जो तकसीम है इस वक्त, जो ऑर्डर जो सिस्टम चल रहा है, जो इलाकाई तकसीम कह लें या पॉलिटिकल तकसीम कह लें, जो कंट्रीज बने हैं, ये कोई हरफ आखिर नहीं है। इनके अंदर देखिए कौमियतें क्या होती हैं। एक वक्त में कहा गया जी हिंदू और मुसलमान, हमने कहा कि दो अलग कौमें, टू नेशन थ्योरी हमने ही गढ़ी थी ना, टू नेशन है। अच्छा, टू नेशन का मतलब होता है कि भाई टू नेशन है तो कंट्री भी टू होने चाहिए। किस वजह से जी हम एक मुसलमान जो ना अलहदा कौम हो। अच्छा, सवाल ये है कि जब बांग्लादेश बना तो वो मुसलमान के दो फाड़ हुए तो वो एक अलहदा नेशन बन गया, तो अब उसको क्या कहेंगे वो? वो पॉलिटिकल डिवीजन, नहीं तो वो देखो। वो मजहबी, देखें जो तकसीम है ना, जो दुनिया के तगयुरात, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस साइड पे लेकर जा रहे हैं। और मुझे ये भी आपकी बातों से बड़ा साफ क्लियर नजर आ रहा है कि आपको ट्रम्प की इस बात को इंडोर्स कर रहे मैं कमेंट दो में नहीं नहीं वो कि आपको ये मैं बहुत तो अच्छा एक लग रहा है मैं तो एक कि बात कंट्रीज जो बताने है ना लगा वो हूं कि दोबारा, लगता है आप नक्शे से बोर हो गए, आप चाह रहे हैं कि नक्शा ना थोड़ा दोबारा रीमैपिंग हो नहीं नहीं, और रीअलाइनमेंट की जाए मैं कंट्रीज। देखें, अमेरिकन सिटीजन आप हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तानी होते हुए भी अमेरिका से इतना वालहाना लगाव रखता हूं कि मैं समझता हूं कि अमेरिका का वजूद एक ब्लेसिंग, ठीक है। वो छोटी कौमों का सहारा बना है हमेशा, या जहां गुर्बत आती है, फ्लड आता है, बीमारियां आती हैं, पूरी सेंचुरीज की हिस्ट्री है कि अमेरिकन ने वहां
दुखों में मुदावा किया है। और फिर देखिए दुनिया भर में वो ह्यूमन राइट्स की पासदारी के लिए आवाज उठाता है, वो डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाता है। लोग फिर उसको ले जाते हैं बड़ी ज्यादा सख्त पैमाने के साथ, क्योंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में डिफरेंस हमेशा ही होता है। इंसान जो चाहता है, जो उसके अजायम बलबले होते हैं, प्रैक्टिकली लाजम नहीं कि वो हूबहू वैसे कर भी पाए। तो अजायम एक अलग चीज है, कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल भी उसके मुताबिक। अब ट्रंप के जो भी अजायम पेश वो कर रहा है, लाजमी तो नहीं कि प्रैक्टिकली भी वो ख्वाब सच्चे साबित हो या पूरे हो जाए। ठीक है, लगती है आपको एक कनाडा वाले नारे में और ग्रीनलैंड वाले में एक एक इसकी चिंगारी एक्वाजिशन तो पे होती है ना। कुछ मैं उधर आने लगा था कि कौमें जो होती है ना, ये लाजम नहीं होता एक वक्त में हम कहते हैं जी हम एक कौम है, एक वक्त आता है वो दो फांग होकर दो कौमें बनी होती। ब्रिटिश दौर में हम एक ही इंडियन कौम थे, इंडियन नेशन थे। मजहब की बुनियाद पे देखें तो अमेरिका के कितने कौमें बन जानी चाहिए, यहाँ तो कम से कम 10 मुल्क हो जाने चाहिए मजहबी लिहाज से तकसीम की जाए तो। लेकिन ये कि दुनिया में किसी भी कौम को देख लें, उसमें जितने भी मुल्क हैं इस वक्त, यूरोपीय यूनियन को देख लें, हर मुल्क में हर मजहब के लोग हों। अब ये तो नहीं हो सकता कि मजहब की बुनियाद पर अगर कमीटें बनाने लगे तो फिर तो मुल्कों की यकजहती ही टूट जाएगी, कायम ही नहीं रह सके। एक मुल्क में ये तो नहीं हो सकता वो कहें जी क्रिश्चियन जो है ना वो तो हमारे नेशनल हो सकते हैं, नेशनैलिटी, बाकी सारे दौड़ जो उनको नेशनैलिटी नहीं मिले। इस तरह दुनिया में होता है, लेकिन हमने इंडिया में ऐसे ही किया था। हमने कहा नहीं जी हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के अलहदा मुल्क होनी चाहिए। तो ये आज की दुनिया लेकिन इस नजरिए को इसको कबूल नहीं करती है। बहुत सारी और भी फैक्टर हैं, बल्कि असल तो इलाकाई बुनियादों पर कौमियत बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताऊं, कुर्द एक कौम है, कुर्दों का नाम सुना होगा आप। ये ईरान। हाँ, अब कुर्दों की एक अपनी एक तवील हिस्ट्री है कि ये कब से हैं, कैसे हैं, नस्ली तौर पे हैं, लैंग्वेज उनकी एक है, नस्ल उनकी एक है, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त वो चार टुकड़ों में बटे हुए। एक उनका पार्ट ईरान के पास है, एक टर्की के पास है, एक पार्ट उनका इराक के पास है और एक पार्ट उनका सीरिया के। अब चार हिस्सों में वो डिवाइडेड है। क्या उनका ये मुतालबा अगर वो ये करते हैं, बोनाफाइड नहीं है कि जब हम एक कुर्द कौम है, हम सारे ये छोड़ें चाचे मामे जो हमारे बने हुए हैं, तो हमें हमारा कंट्री कुर्दिस्तान कायम करने। लेकिन जिनके कब्जे में कोई खिता होता है वो छोड़ना तो नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। जैसे अभी आप कह रहे थे लो जी उनकी अपनी आइडेंटिटी है, फलान है। आइडेंटिटियां ऐसे ही बनती हैं और ऐसे ही टूटती हैं। अगर ताकत होगी तो बन जाएंगे, अगर नहीं ताकत होगी तो रोते रहेंगे। तो इसी तरह अमेरिका इस वक्त ताकतवर कंट्री है। मैं कहता हूँ एक जमाना था जब मुसलमानों ने ये सऊदी अरब से निकले थे और साथ के सारे कंट्रीज पे काबज हो गए जी। ऐसे ही चलता रहा दुनिया में। अगर उस पैमाने को जो हमारा इस्लामी पैमाना है उसको भी देखा जाए तो इस लिहाज से अमेरिका को तो चाहिए, पनामा की क्या हैसियत है अमेरिका के सामने, एक झपटा मारे तो उसकी झोली में होगा पनामा जी। नहीं, पनामा के में तो सिर्फ वो शेर का मुतालबा कर रहा है कि मेरा 50% कम जो है वो मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए इसमें। यूरोप सारा क्यों, उनको क्यों दे दिया गया उस साइड। कि कह सकते हैं कि भाई कनाल तो बनाई हमारे बुजुर्गों ने थी, हमने बनाई हाँ जी, ये। वो यही कह रहे हैं। 1904 में शुरू हुई थी और 1914 तक बनती रही। 10 साल अमेरिकनों ने अपनी जानें लगा दी थी। 6-7 हजार अमरीकी इसमें मर गए थे यहाँ, क्योंकि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। इनसे पहले फ्रांसीसियों ने कोशिश की थी। फ्रांसीसी भी एक वक्त में बड़ी ताकत रहे हैं ना, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के लेवल की तो नहीं थे, लेकिन बाहर एक अच्छी बड़ी ताकत थे। उनके ही कब्जे थे कई मुल्कों पे, जैसे ये सीरिया भी उनका कब्जा था, ये लबनान पे भी उनका कब्जा था, अलजायर का कब्जा था। काफी कंट्रीज हैं जो उनकी कॉलोनी थी। इनके भी बहुत लोग मरे थे, शायद अमेरिकनों से भी ज्यादा, और बहुत खर्च भी किया था, लेकिन वो नाकाम हुए थे, नहीं पनामा कनाल निकाल सके। ये तो अमेरिकनों को खुदा ने हमेशा इस तरह का मौका दिया कि सऊदी अरब में तेल भी उनकी वजह से निकला था और बहुत से कंट्रीज में। लेकिन वो सही क्लेम कर रहे हैं कि हमारी भी कई जानें गई हैं, हमने भी बहुत पैसा लगाया है इसके ऊपर, तो कंट्रोल तो वापस हमारा ही होना चाहिए। नहीं, मैं वही तो कह ये रहा हूँ ना। अपनी दी हुई चीज अगर वापस मांग रहा है तो मेरा और वो उस जमाने में जितनी रकम लगी थी ना, जितना खर्च खजाने से जी निकला हाँ था, जी, आप देखें उस जमाने में जो दौलत थी वो अंबार थे, आप समझे। ऐसा ही है। हाँ। ऐसा ही है, अच्छा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सर, ये बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इतना महंगा, इतना जानी नुकसान, इतना माली सारा भेंट करके तो वो चली भी उन्हीं के कब्जे में आ रही थी। ये तो 70 कल की बात है, अभी 77, जब हम्म। वो एक साई लोग था, एक दरवेश सिफ्त था, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। वो तो एक लगता ही देख के उसको ऐसे था जैसे कुछ सेंट होता है। सेंट यानी सेंट मतलब साधु होता जी। तो उसको था कि ह्यूमन राइट्स का या ये फलान उनको उसने दे दिया और उसने कहा देखें हम कितना बड़ा कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि चलो आपका मुतालबा है तो हम आपको हवाले करते हैं। अगर ट्रंप जैसा होता तो कभी ना होता। जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि अगर महात्मा गांधी की जगह उस वक्त नरेंद्र मोदी होता लीडर अगर हिंदुओं का, तो
पाकिस्तान शायद मुझे नहीं लगता कि बन पाता, क्योंकि कई लोग इतने भले मानस होते हैं कि वो कोई ज्यादती भी कर जाए ना कबूल कर लेते या सह जाते। तो कार्टर जो है ना ऐसा था, चलो कोई बात नहीं, चलो इनको खुश कर दे। तो ट्रंप जैसा होता तो क्या इस तरह की सोच आने देता, ये करने देता? बिल्कुल नहीं। तो अब जो ट्रम्प की सोच है और वो जो अब ट्रम्प ये चाह रहे हैं, चले ये कंट्रोल वापस आता है एक बात, दूसरा ये कि ग्रीनलैंड, कनाडा, मेरा ख्याल है कि अगर वो कंट्रोल ना भी लिया ना उनको, लेकिन ये जी इनके प्रेशर डालने से ये होगा कि इनके ऊपर जो उन्होंने वो जगह टेस्ट लगाए हुए हैं वो काफी खत्म हो जाए। अमेरिकनों को वो बड़ी तो एक जरूरत बात है। होती है। अमेरिका को असल बेनिफिशियरी भी अमेरिका की जरूरत भी है, क्योंकि देखें एक अमेरिका के पार्ट से दूसरे अमेरिका में पार्ट में जाना कोई आसान तो नहीं है, इतना बड़ा कंट्री है। तो जी हाँ। उसकी वजह से मेरे ख्याल में कोई पता नहीं इतना फासला ज्यादा सिमट गया है कि हजारों में आता है, 15-16 हजार किलोमीटर का फासला कम हुआ है, यानी एक शहर से में जाने अमेरिकनों के लिए। तो उनको ये भी खदशात है कि चाइना भी उसमें कुछ दखल अंदाजी कर रहा है। ट्रंप को हर जगह वो जैसे किसी को फोबिया नहीं हुआ होता, उसको हर जगह खौफ आता है कि चीनी कुछ ना कुछ ले जाएंगे, ये कर और देंगे। ये मेरा सवाल आपसे है कि चाइना से अभी भी जो मतलब आपने देखा होगा जो एक हफ्ते की कार्रवाई है, अब तक दो चीजें बड़ी वाज़ेह हुई हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात जो है वो नरम तरीके से चलाना चाह रहा है, लेकिन जब भी चाइना की बात आती है ना तो वो ऐसे करके हिल जाता है जैसे इसका नाइटमेयर जो है ना वो चाइना। ये तो बिल्कुल ये ये क्यों है, बिल्कुल आप इसके सही बारे में आपको क्या, सही इस बात इसकी कह जो रहे हैं। डिटेल। उसकी वजह यह है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो उभरती हुई इकोनॉमी, और वो लेकिन चैलेंज है। उसे इसको खतरा क्यों है? मैं बताता हूँ, वो चैलेंज समझता है उसको, क्योंकि जहां जहां हजमनी, जहां जहां कंट्रोल अमेरिका का पूरी दुनिया के कंट्रीज पे है, उसको अगर कोई चीज चैलेंज करता है, कोई मुल्क इसकी नहीं मानता, तो इशू होता है दौड़ के वो जाके चाइना की गोद में बैठ जाए। तो उसको लगता है कि कल को हमारे आगे आना है, खड़े होना है, तंगी देनी है, मसले पैदा करने हैं, तो चाइना ने करने हैं। रशिया को वो समझता है कि उसकी उभरती इकोनॉमी नहीं है, बल्कि यूक्रेन में जो कुछ हुआ है तो उसकी इकोनॉमी को काफी लॉस पहुंचा है, और वैसे भी वो उसको इतना उस तरह नहीं देखता है जिस तरह चाइना को। और उसकी एक नहीं कई वजह हैं। सबसे बड़ी है कि देखे ना, वो उसके बहुत करीबी इत्तेहादी हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, जी वियतनाम को भी कह ले, मतलब ये सारे कंट्री जो हैं ये इस खिते में बसते हैं। तो इन सारों को एक खौफ है चाइना के उमड़ती ताकत का। सबसे भी बढ़ के ताइवान का इशू बहुत अहम है। ताइवान की आबादी समझ लें कोई पाकिस्तान की आबादी के करीब लगभग है। अच्छा, अब उसके सारे रिलेशन जो है, मरासम जो है वो अमेरिका के साथ हैं, जबकि चाइना कहता है कि वो हमारा खिता है। मैं और हर वक्त ताइवान खौफ में है कि चाइना किसी वक्त भी झपटा मार के हम पे हमला अगर कर दे, कब्जा करे। अमेरिका तो इतनी दूर बैठा हुआ है, उसको अमेरिका शेल्टर देता है, वो समझता है कि ये मेरे बच्चे इधर हैं तो इनको ये तंग ना करे। तो ताइवान के तो बिल्कुल सरीहन ऐसा है कि जिस पे किसी वक्त भी कोई भी मसला खड़ा हो सकता है। हांगकांग में देखो डेमोक्रेसी है, जबकि चाइना जी में तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन्होंने जी वो हाँ। वापस ले लिया, तो उसको फिर अपना हिस्सा बनाया। वो अब वहां के चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे। अब टू सिस्टम वन कंट्री इस तरह की इन्होंने भी निकाली गुंजाइश, लेकिन एक इशू तो बना पड़ा ना वो। इसी तरह हाँ जी। ताइवान का मसला इससे भी ज्यादा नाजुक है। बचा हुआ है अभी तक ताइवान, तो अमेरिका की सपोर्ट की वजह से बचा हुआ। अगर आज अमेरिका कमजोर पड़ जाए या पीछे हट जाए, तो वो जिस तरह यूक्रेन पे कब्जा किया है रशिया ने, वो उसके लिए इससे भी मीठी खीर होगा, कब्जा करेगा वो सारा समेट लेगा। तो ये रशिया की बात की है, रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं, क्या लगता रशिया है को देखिए, कैसी कैसी इसी बेहतरी वास्ते आएगी? जब दो बलाएं हो ना, तो बंदा इंसान हमेशा सोचता है कि बड़ी ज्यादा खतरनाक बला कौन। हाँ छोटी के साथ वो चाहता है कंप्रोमाइज कर लूं, और बड़ी से ताकि मैं तहफ़्फ़ुज़ हासिल। तो जो ट्रंप बिजनेसमैन है वो फायदा नुकसान हर चीज नाप तोल के देखता है। तो उसको लगता है कि भाई हम रशिया के साथ खाम खा दो दुश्मन क्यों पाले, रशिया को नरम करें, कुछ उसकी माने, कुछ यूक्रेन का बर्डन जो पड़ा हुआ है उसको रिलीफ वहां मिले, और उसके बाद कोई हम उसके साथ ऐसे एग्रीमेंट करें कि जिससे वो चाइना का साथी ना बने, न्यूट्रल हो जाए, ताकि कल को अगर चाइना के साथ हमारी मठभेड़ हो या आगे बढ़े बात खराबी की, इकोनॉमी की समझ लें, वार जो हो रही है या आगे और बढ़नी है। ट्रंप जितना बेवकूफ लोगों को दिखता है इतना बेवकूफ है नहीं। अभी तक और वो जितने भी फैसले सामने आए उनसे तो बड़ी अकलमंदी और बड़ा नहीं ऐसे नहीं, लग रहा वो है जैसे वो बहुत चीजों समझदारी का मुजाहरा चीजों कर को रहा है। बड़ी बारीकी से देख रहा है। ऐसी बात नहीं, वो जहां मजाक में बोल रहा होता है उसके अंदर भी अपने वो फायदे। भी बहुत सीरियस बातें हैं, हाँ, एग्जैक्टली अब देखे ना, exactly। वो अभी मैं कह मजाक रहा था मजाक में बड़ी बड़ी बातें करता है। क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया को पहले उसने कहा हाँ 5 अरब जी। डॉलर दे दो, तो हाँ जब उसने 6 कर दिए तो एकदम मुराल हाँ। टपकी, नहीं 1000 ही कर, चढ़ फिर पड़े। हाँ हाँ। ये एक और के साथ भी यही वारदात हुई है। ग्रीनलैंड का भी ऐसे ही है। वो देखें डेनमार्क उसकी वो नौ आबादी है, हालांकि वो लेकिन सर ग्रीनलैंड ऐसे तो नहीं ना कि हाथ पे हाथ मार के वो ले लेगा उससे अब ऐसे तो उसके नहीं हो ट्रंप सकता, ये पैसे तो नहीं है। अब ट्रंप का स्टैंस ये है कि ग्रीनलैंड जो है वो बेशक अमेरिका से खासा दूर है, लेकिन है हाँ तो जी। बड़े आजम अमेरिका में ही, यूरोप में तो सही। नहीं है ना। तो यूरोप वाला एक कंट्री किस लिए अपनी उसको बनाए बैठा है अपनी कॉलोनी। क्लूनी, हाँ जी। हाँ, वो कहता
है इतनी दूर से तुम आके कॉलोनी बना सकते हो, कमजोर तो से हम हो। क्यों नहीं बना हाँ, सकते? चुटकी हमारी में नेटो के लिए पैसे देने को तैयार नहीं हो, अपना दफा करने हाँ, जोगे नहीं हो, दफा तुम्हारा हम करते हैं, तो चौधर तुमने यहाँ हमारे इलाके में बनाई, चल काम कर, हमें बेच दे जितने में बेच। सही। तो वो तो 5% का उनको भी कहा कि अपना जो है ना बजट दिफा के लिए अपना 5% का खुद लगा के लगा लो, हमसे पैसे अब कम है, नहीं, तो और ये जो है। देखिए मजे की बात एक और है, वो जब उसने अपने बेटे को वहां भेजा तो लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया, वो भगत की है। अच्छा। हाँ, तो अब लोगों को क्या चाहिए, देखें थोड़ी सी आबादी है, अब अगर उनको हाँ पता चले कि हम अमेरिकन बैठे बैठे अमेरिकन नेशनल बन जाएंगे, तो उनकी मौजें नहीं लग जाएंगी, जब चाहेंगे कैलिफोर्निया में आएंगे, जब चाहेंगे आपके टेक्सास में आके रहेंगे, न्यूयॉर्क में हाँ जी। रहेंगे, जब चाहेंगे सही। जाएंगे, तो उनके लिए तो मैं कहता हूँ रास्ते खुल जाएंगे। दावे से कहता हूँ अगर ग्रीनलैंड में रेफरेंडम कराई जाए तो वो लोग जो हैं वो अमेरिका के हक में फैसला वैसे ही बगैर पैसों की दे दें। चलिए, एक ये तो ग्रीनलैंड का हो गया, कनाडा वालों के बारे में आ जाए, कनाडा वो का वाले भी क्या मैं लोग कहता हूँ, करेंगे? कनाडा के 10 बात लीडरों ने फैलाए होते हैं ना नफरत के, जी ओ जी हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है? खुशहाली मिल रही हो, अच्छी लाइफ मिल रही हो कनाडा में तो। भूख तो नहीं है, कनाडा इज अ वेलफेयर स्टेट। नहीं नहीं, मानता हूँ वेलफेयर स्टेट है, सब कुछ ठीक है। एक बात चॉइस की पूछ रहा हूँ, अगर कनेडियन को अमेरिकन नेशनैलिटी मिल जाती है वहीं बैठे बिठाए, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि बजाय आज वो आते हैं तो पकड़े जाते हैं, या उनको वो अमेरिकी शहरियों जैसी सहूलत अमेरिका में नहीं है ना कनेडियन को। कनाडा को जाहिर है, वो कनाडा मुल्क अपनी जगह पर एक तो मैं मुल्क है, ना, उसकी वो जितनी ये उसको तो यहाँ पे नहीं सहूलत कि मौजूद है वो वो ये एटी तो नहीं है कि परसेंट किसी भी स्टेट में आके जब चाहे काम करें रहें उनका या कारोबार, यानी वो उसके फैसिलिटी लिए तो नहीं उनको जो अमेरिकनों को है। अपना अब अगर कन्वर्ट एक, करना। अब मेरी बात सुने, अगर एक कनेडियन को ये दिया जाए, चॉइस दिया जाए कि तुझे अगर यहाँ बैठे बैठे अमेरिकन नेशनलिटी भी मिल जाए, तो वो हम्म। उसको क्या वो चार्मिंग नहीं लगेगा? तो आपको लग रहा है कि ये चार्मिंग गवर्नमेंट? अगर ये चीज फायदे उनको हो जाएं, मिलने लगे, और ये टैरिफ का जो खौफ डाला है जिससे उनको बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रूडो इसके पास भागा चला आया था कि माई बाप टैरिफ ना लगाओ, तो अगर ये टैरिफ लगा देता है, उनकी इकोनॉमी बहरान में आती है, तो एक वक्त आएगा जब उनकी तरफ से ये बातें उठी, भाई हम कौन से बगैर हैं, एक ही जुबान है, एक ही कल्चर है, एक जैसी कंट्री है, साथ साथ मिलते हैं, तो फर्क क्या पड़ता है, हम भी एक। वन स्टेट ऑफ हाँ, वन यूनाइटेड स्टेट स्टेट्स। अगर बन जाते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि उसके अगर 2 स्टेट का भी रुतबा दिया जा सकता है इलाकाई पोजीशन को देखते हुए ना, तो बड़ा है काफी। जमीनी तौर पे तो आबादी तो ठीक है थोड़ी है, लेकिन रकबा बहुत ज्यादा है, गैर कीमती आबाद लिहाज इलाका से तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है ना खिता वो। है, बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत। मतलब अगर हम ह्यूमैनिटी की बुनियाद में देखें तो मेरे नजर में वैसे इसमें कोई इतराज वाली बात बनती नहीं है। मुझे इससे बड़ी खार आती है कि ये आइडेंटिटी 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 क्या होती है? इंसानों का फायदा असल आइडेंटिटी है, इंसानी खुशहाली, इंसानी तरक्की, इंसानी खुशियां, एक आला खूबसूरत लाइफ, ये असल चीज है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं। अब ये कहना जी मेरा जो मुल्क पाक है बाकी पलीद है, ये बात गलत है, कोई पलीद नहीं है, सारी पाक। जहां आपको अच्छी रोटी इज्जत के साथ अच्छी लाइफ मिल रही है, उससे मुकद्दस कोई भी नहीं होना। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये इतने सारे जो ऑर्डर्स आए हैं, इनमें से सबसे जो आपको अच्छा नहीं लगा या जो आपने समझा कि यार ये आगे जाके मसला कर सकता है, ऐसा कौन सा एकदम? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 2 3 तो बड़े ही बुरे लगे। कौन कौन से? एक तो मुझे ये बड़ा ही बुरा लगा जो उसने हेल्थ में कहा कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम आउट हो जाएं जी। अच्छा, ठीक है। तो इससे देखो बड़े लोगों के फायदे जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे भी मुझे जो बुरा लगा है वो है ये कहना कि अमेरिका में सिर्फ मर्द और औरत रहते हैं, वो जो ट्रांसजेंडर है कि वो इंसान नहीं है। बेसिकली ये बात थोड़ी सी ना डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कई हलकों में, ये वाकई क्वेश्चन जो है उठाया गया है। अब इस ये क्लैरिटी जो है ना वो प्रेसिडेंट ने अभी तक नहीं दी कि इसके पीछे बात का मकसद क्या था। बताऊं मकसद? यहाँ बैठे हुए बता रहा बताएं। हूं। सबसे पहला मकसद ये है कि जो ट्रंप की असल ताकत है वो कौन है। लोग गलत समझते हैं कि जूस ट्रंप की असल ताकत है, बिल्कुल गलत बात है। वो जूस के वोटों से आया भी नहीं, वो आया है, हम कहते हैं रासुखुल अकीदा, पक्के सच्चे मुसलमान। इस तरह पक्के सच्चे क्रिश्चियन भी तो है ना अमेरिका के अंदर, बिल्कुल है। जो जिनको और क्या, ये हमारी स्टेट सारी क्रिश्चियन स्टेट्स हैं आप तो। उनको क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो रासुखुल अकीदा, जो पक्के रवायती क्रिश्चियन होते हैं, जो क्रिश्चियनिटी पे यकीन रखने वाले, उनके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती ऐसा कुछ जेहन में नहीं आ रहा। वैसे तो यहाँ के जो ज्यादातर लोग रिपब्लिक को जानते हैं उनको मतलब रिपब्लिकन ही कहते है? हैं, नहीं नहीं ये नहीं पता नहीं नहीं। नहीं, वो और चीज है। वाकई जो क्रिश्चियनिटी पे यकीन रखते हैं ना लिटरली, वो भी अमेरिका में खासे हैं। अमेरिका में सही। क्रिश्चियनिटी का असर रसूख बेशक कितना लिबरल सेकुलर कंट्री है, लेकिन उसके अंदर अब देखिए मिसाल के तौर पे जिमी कार्टर था, क्रिश्चियन ऐसा
था जो चर्च में बाज़ाब्ता जाता ही नहीं था, बल्कि वहां बाइबल का दर्स भी दिया करता था। हाँ जी। अच्छा, जो उसका आबाई चर्च था। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसे जो क्रिश्चियन हैं, जो ओरिजिनल कह लें, जो कौम प्रस्त कह लें, यानी इस पे बिलीव रखते हैं कि हम अमेरिकी ग्रेट हैं, अपनी बर्थरी का तस्वर है जिनमें, और जो क्रिश्चियनिटी पे भी बहुत ज्यादा बिलीवर हैं। अच्छा, असल इसकी ताकत वो है जो हम्म। आम जो लिबरल सेकुलर हमारे टाइप के लोग हैं ना, वो ज्यादातर डेमोक्रेट्स में, वैसे भी सही। डेमोक्रेट्स में ज्यादा ह्यूमन राइट्स वाले ज्यादा मिलेंगे आपको। खास तौर पर बुश की जो फेवर करने वाले हैं वो लोग हैं। अब वो जो क्रिश्चियनिटी पे पूरा यकीन रखने वाले हैं ना, वो बाइबल के मुताबिक, वो मजहबी लोग, आपको पता है ये ट्रांसजेंडर को कुछ नहीं समझ, हमारे मुसलमानी के मजहबी हों या रासख किस्म के क्रिश्चियन मजहबी हों, उनकी नजर में ट्रांसजेंडर जो है वो इशू ही कोई नहीं है। उनकी नजर में सब सिर्फ मर्द होता है या औरत होता है, क्योंकि वो अपनी किताब मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं, उसमें जो मिलता है उसके मुताबिक तशरीह करते हैं। एक तो उनकी खुशनूदी है जो ये समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मर्द होता है, औरत होता है, तीसरी कोई चीज नहीं होती। तो यानी ट्रम्प वहां पे दर्श दे रहा था एक तरह का, उसने वो ये लाइन। उनको खुश कर रहा था। नंबर टू, इसी में वो अपनी राइवल जो है ना डेमोक्रेट, उस पे ऊपर पत्थर भी रोड़े भी मार दिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी ज्यादा कंपेन चलाई थी इस हवाले से। खास तौर पे ये जो कमला देवी हैरिस, इसने तो भरपूर कंपेन चलाई थी इस इशू पे कि इन लोगों के ट्रांसजेंडर के भी राइट्स हैं। और आपको पता है बाइडन दौर में ही 14,000 कितने लोग जो हैं वो ट्रांसजेंडर जो भर्ती हुए थे फोर्सेस में, उस पर तंज भी है एक लिहाज से। हो सकता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिहाज से अदालतें इसके इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को भी रिजेक्ट कर दें, मेरा गुमान है। क्योंकि अगर देखा जाए ना ह्यूमन राइट्स की जो अहमियत है अमेरिकन अदालतों में, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिन्स का फैसला करना जो है वो हर इंडिविजुअल का राइट है। तो अगर कोई ऐसी है कि जो अपनी ट्रांसजेंडर की पहचान रखना चाहता, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो ये कुछ मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ये बात की गई है कि वो हक किसी से छीनना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम इसको ट्रांसलेट गलत कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, छीनना ही जा रहे हैं वाकई ये बात। आप वो अच्छा, अभी ऑर्डर, तक ऐसी बात कोई सामने आई नहीं है वो वैसे। ऑर्डर पढ़े आप, ऑर्डर में यही बात है कि हम तीसरे को मानते ही नहीं, और उनकी नौकरियां भी नहीं मिल सकेंगी, उनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फंडामेंटल बहुत बड़ी ये कम्युनिटी है जो। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बात जा रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत ज्यादती की बात है, और ट्रंप को इस पे इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं दिखानी चाहिए, तो क्योंकि तीसरा कौन सा आपको लगा इसके अलावा? जो पैदा होने वाले बच्चे हैं जी हाँ। अमेरिका में, वो भी कॉन्स्टिट्यूट को छेड़ने वाली बात है, वो भी उसको तो खैर छेड़ने वाली चैलेंज कर बात दिया है। कि कई स्टेट्स जी के हाँ अंदर जी। ऑलरेडी चैलेंज हो तो चुका है कोर्ट। इसी तरह इसने जो ये मुआहदा कराया ना हमास और इसराइल दरमियान में, तो ये ट्रंप नहीं करवाया, वैसे नहीं होना था, क्योंकि बाइडन तो बड़ी इसकी क्या देर से। वजह है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी दिलचस्पी नहीं थी, या वो करवाना नहीं चाह रहे थे, कि उसे पीछे रह के नहीं बोलना नहीं चाह रहे थे? नहीं, दिलचस्पी भी थी, कराना भी चाह रहे थे, लेकिन वो शर्तें कुछ ऐसी थी जो बहुत ही तल्ख थी, जो नाइंसाफी पे मबनी थी, जो डिमांड कर रही थी हमास, जो वो बाइडन इंतजामिया नहीं सही समझ रही। तो लेकिन फिर ट्रंप ने कैसे समझ ली? लेकिन ट्रंप ने अपनी बल्ले बल्ले बनाने के लिए कि मैंने देखें मनवा दिया, और मैंने जो यरगमाली हैं इसराइल में, बहुत बड़ा मसला था कि उनके 94 यरगमाली जो वो 250 नहीं पकड़ लाए थे जब उन्होंने 7 अक्टूबर को हमला किया था इसराइल के अंदर घुस के, इन्होंने हमास वालों ने, तो आपको पता है उन्होंने 1200 लोग मारे थे और 250 के करीब उनको किडनैप करके ले गए। ठीक है, वो दोनों तरफ रखे गए थे, तो दोनों वो तरफ थे, वो तो बाद में बारगेन हाँ, में तो इस्तेमाल हुए थे। नेतन्याहू इसको नहीं मान रहा था कि जो वो कंडीशन पेश कर रहे थे, वो कह रहा था कि ये मेरी कौम के लिए बहुत भारी है। अब इसको आप देखते कैसे हैं कि इसके, ये तो हो गया, ये गलत तो नहीं है डिसीजन। जो डिसीजन गलत है वो आपने ये बताया कि नहीं, जिसमें गलत डिसीजन मतलब एक एतराज तो बन रहा है ना कि उसने दबाव डाल के नेतन्याहू पे जबरदस्ती कहा कि नहीं मानो ये, वो तो अभी अवॉइड कर रहा था। इसने सिर्फ हमास पे प्रेशर नहीं डाला, इसने इसराइली वजीर आजम पे भी प्रेशर डाला कि ये करो, मैं कह रहा हूँ करो। इसराइल के अंदर ये बहस हो रही है, लेकिन अभी 4 उन्होंने खवातीन छोड़ी हैं इसराइल, 200 बंदे गए हैं वहां से। 200 बंदे उसके बदले। वो कहते हैं क्या ये इंसाफ है, 4 के बदले में 200? 4 वो जो बेकसूर हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, उनको किडनैप कर लिया गया था बगैर किसी कसूर वो के। दोनों तरफ इसी तरह ही, जब जंगें होती है तो दोनों तरफ ही बंदे नहीं, जंगे यरगमाल नहीं बनाए होती, जाते ये हैं, तो और बाद जंग, में वो वो नेगोशिएशंस तो के जंग तहत थी ही नहीं, छोड़े जाते हैं। वो तो तब तो जंग ही नहीं थी। ट्रम्प की बात पे। तो ट्रम्प की बातें जो है ना वो बढ़ के भी उसकी लोगों को चुभ रही हैं। पाकिस्तान में तो वैसे ही खटका पाया जाता है, कहीं हमारे ऊपर ही फेरा ना आए। पाकिस्तान को चाहिए कि जो इस वक्त सऊदी अरब के रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं, कि जिस तरह 2017 में वो अपना हलफ उठाने के बाद उसने पहला गैर मुल्की दौरा का आगाज जो है वो सऊदी अरब से किया, तो इस मरतबा भी ऐसे ही होगा। मुझे लगता है कि वो पहला दौरा
दौरा जो है वो सऊदी अरब का करेगा। पहला दौरा करने का मतलब होता है कि वो उस कंट्री को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि पहले जो साबका चले आ रहे थे ना प्रेसिडेंट, तो पहला दौरा अमूमन ग्रेट ब्रिटेन का होता था, हाँ इंग्लैंड। जी। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बड़ी खुशआइंद बात है कि वो अगर वहां आ रहा है पहले, और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिलेशन है क्राउन प्रिंस के साथ और सऊदी अरब के साथ। तो हमें अपने बातें, अपना मैसेज, अपने प्रॉब्लम, अपनी इश्यूज उसके थ्रू हम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि मैंने तो पीछे कॉलम में भी लिखा कि सीरिया और लबनान, जहां बहुत ज्यादा असर सूख था ईरान का, वो खत्म हो गया है। अब अमेरिका की ख्वाहिश है, बल्कि प्रैक्टिकली भी आप देख लेंगे, यहाँ की जगह सऊदी अरब अब ज्यादा नुमाया हो, लबनान में भी, सीरिया में भी। और जो सीरिया में गवर्नमेंट बन रही है, आपको पता है जो जुलानी, वो उसका लीडर है, हाँ जी। वो तो जी जी। पैदाइश ही रियाज की है, रियाज में पैदा जी हुआ। वैसे ही। जी हाँ। और दूसरा, अकीदे के लिहाज से भी उनके साथ काफी उसकी मुमासलत है, मेल जोल है। और तीसरे नंबर पे क्योंकि वो शिया था, अलवी नसीरी फिरका, शिया फिरका, तो ये तकरीबन इनके मजहबी अकायद जो है वो मिलते जुलते हैं सऊदियों के साथ, जो अभी वहां हुक्मरानी आई। इसी तरह अभी सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ था लबनान, ताजा अभी बात, वहां जो गवर्नमेंट बन रही है, आगे ये सूरत हाल बन रही है, ना सिर्फ बाकी अरब कंट्रीज को फायदा होगा, बल्कि ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए भी, वो इस तरीके से अपने मामलात को सीधा करे। मैं तो ये बेहतर नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो अपने, वो कहते हैं ना अमरीकी, के सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो यस। हमें अपना सब कुछ मलजा मावा चाइना को नहीं समझना चाहिए, चाइना पे, वरना जब मुश्किल आएगी, जब मसले मसाइल खड़े होंगे, तो फिर उसकी आंच पाकिस्तान को भी पहुंचेगी। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि वो अपना तवाज़ुन कायम रखे, और अमेरिका के साथ जो हमारे दरीना तल्लुकात हैं, जो कभी बढ़ जाते हैं कभी कमतर हो जाते हैं, तो इन दिनों कमतर हैं, लेकिन इनमें अपनी कोई तरह बेहतर कोऑर्डिनेशन बढ़ाए और अपने अच्छे मरासम। जी। मैंने कहा इसी मकसद के लिए मोहसिन नकवी को यहाँ पे भेजा गया अमेरिका में मरासम बनाने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं समझता। काफी अच्छा काम कर रहे हो। मोहसिन नकवी ऐसे कद काठ का बेचारा नहीं है। मैं, तो ये तो काम बेसिकली दरसरे खारजा का था, वहां से तो कोई रिप्रेजेंटेशन आई नहीं है। हाँ ठीक बात है आपकी, लेकिन ये बातें मैं तो तभी कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान को कौन, असल में हमारी पोजीशन इतनी खराब है, हमें कोई घास नहीं डाल रहा, सही बात जो है। तो मैं कोई समझ, इनविटेशन नहीं आया सरकारी, सर मैं कोई यही तो कह इनविटेशन रहा नहीं हूँ, बाइडन दौर में हम मर गए, कोई उसने एक फोन करना नहीं पसंद किया था हमारे किसी आया। भी, ऐसा ही है, एक दफा नहीं आया वो, हमारे बिल्कुल। इंडिया में वो जाते हैं हम, यानी हमें कभी किसने फिटे मुंह नहीं कहा। तो मैं इसी पस मंजर, माय डियर फ्रेंड, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम इसमें जरा क्राउन प्रिंस के साथ करके बात, तो मामलात अपने सीधे करें। चलें जी, अब वक्त की क्योंकि किल्लत है, अगली एपिसोड में दोबारा मिलते हैं और दोबारा कुछ नए टॉपिक साथ देखते हैं। ये डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन मजीद ऑर्डर पास करती है, मजीद कार्रवाई करती है, इस पे आपसे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका।